आज हम क्लास 10 मैथ में टेस्ट 1 टेस्ट 2 जो कि फुल सिलेबस पर था, उसके बाद हमने टेस्ट 3 नहीं बनाया। हम सोचे कि टेस्ट 3 बनाने से अच्छा है कि चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज टेस्ट बनाया जाए। तो आज से हमने चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू किया है। एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको नोट डाउन करके उसी का वीडियो बनाया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी 5-6 सवाल उसमें से निकलेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को हम पहले ही लगा देंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट या पॉज करके, चाहे जैसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख करके पहले आप क्वेश्चन पेपर अपने से हल करिए। मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में अपने से हल करिए, देखिए कितना आता है, 3, 4, 5, ठीक है। और जिसमें कन्फ्यूज़न हो, जो लगे कि मतलब अब नहीं आ रहा है, तो उसी का वीडियो आप लोग देखिए। सारे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमने चैप्टर वाइज टेस्ट लिखा है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का होगा। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर इसमें का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 90 और 144 का 90 एंड 144 का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए आता है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो सारे नियम पता है। तो इस वीडियो में जो टेस्ट हो रहा है उसमें नियम नहीं मैं बताऊंगा, सिर्फ हिंट के तौर पे सवाल को हल करूंगा। और नियम देखना है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, किताब देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, देखिए 90 144 में पहले डिसीजन लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो 144 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी भाग विधि से डिवीजन में, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, तो विभाजन का मतलब डिवीजन होता है। तो डिवीजन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइन से ही करें, लेकिन दोनों तरीका अगर आपको पता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे, एक बार 94 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे एक बार, फिर इसको घटा दीजिए, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3। अब यहाँ पे 54, एक बार 36, कितना हो गया 8, और 36 जब करेंगे तो 2 बार जाएगा, और यहाँ ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 हो गया। 0 हो गया यहाँ पर, वही जिस संख्या ने काट करके 0 किया वही संख्या HCF हो जाता है, यानी कि HCF कितना हो गया यहाँ पे 18, ठीक है। अब इसी को, जिसे ये हो सकता है मन में ये कन्फ्यूजन हो कि अरे ये तो पुराना वाला नियम है, ये यूक्लिड विभाजन में कैसे होगा। यही होता है यूक्लिड विभाजन, यही यूक्लिड विभाजन है। बस इसको क्या करना है, लाइन से लिख देना है। देखिए स्टेप वाइज इसको, तो 144 इक्वल्स, देखिए 90 में 1 का मल्टीप्लाई किए प्लस 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 54, ठीक है। अब इस 54 में ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यहाँ पर अब 90 लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए अब 90 में ना 54 का डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 90 इक्वल्स 54 इंटू 1 प्लस 36, ये शेषफल बचा था ना, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 54, है ना। यहाँ पर देखिए अब 54 में डिवाइड कर रहे हैं किससे, 36 से। कितनी बार गया, एक बार गया। यहाँ पर 36 A1 और प्लस शेष कितना बचा है 18। अब इसमें देखेंगे तो 36 इक्वल्स 18 में 2 का गुणा करेंगे, और शेषफल कितना है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, किसमें, इसमें कर रहे हैं। तो इसमें डिवाइड, इससे डिवाइड किए, इसमें 2 बार गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये जो संख्या होगी वही HCF कहलाएगा।
जो पूरा पूरा काट दे वही HCF कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो इसमें क्या है ना, मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका सॉल्यूशन देते हैं। माना x कोई, क्योंकि कह रहा है ना कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां अब प्रमेयिका का देखिए, प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो इस x धनात्मक x को हम कैसे लिखेंगे? x बराबर 4 का यूज किया है ना, ये 4 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4m + r। अब r का मान देखिए, ये 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो m बार जाएगा। m का मान कुछ भी हो सकता है, m बार जाएगा। कुछ का मतलब कि अधिक से अधिक 9 होगा, क्योंकि 10 तो होता नहीं है, 9 होगा। फिर ये जो शेष बचेगा, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो शेष अधिक से अधिक 3 बचेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष नहीं बचेगा। 4 शेष बचा, इसका मतलब कि भाग गलत गया है, एक बार कम ले जाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान 0 हो सकता है। देखिए, क्योंकि r शेषफल है ना, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और कहाँ तक? 4 से छोटा होगा। तो जब इस तरह से होगा, r का मान अगर हम रखें तो हमको x जो मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा? देखिए, x बराबर 4m + 0 मीन्स 4m बचेगा। फिर जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4m + 1 बचेगा। फिर जब r का मान 2 रखेंगे तो 4m + 2 हो जाएगा। फिर r का मान 3 जब रखेंगे, यहाँ दिस इम्प्लाइज r का मान ऐसे करेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m + 3। मतलब इस 4 प्रकार की हमको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मिल जाएंगी। अब क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है ना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है तो वर्ग करते हैं, देखते हैं। पहले x² कर दें। x² बराबर कहेंगे ये 4m का बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें ये 16m² हो जाएगा। 4 कॉमन ले लें। 4 इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं कि हमको 4q या 4q+1 का दिखाना है, के टाइप का दिखाना है। तो जो भी मान होगा उसके साथ 4 का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 4m²। अब इसको हम अगर के q मान लें तो ये हो जाएगा 4q। तो लिखेंगे जहाँ q बराबर 4m²। फिर से x² बराबर इस बार 4m+1 है, होल स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? 16m² + 1 + 4 8m। अब हम इसमें 2 के लिए देखिए 4m+1 का होल स्क्वायर, अब 4m+1 के लिए लेंगे तो x² बराबर 4m+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16m² + 1 + 8m हो जाएगा। अब हमको 4 कॉमन लेना है, क्योंकि हमको 4q और 4q+1 के रूप का बनाना है।
तो क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 4m² और यहाँ मिलेगा 2m + 2m, और ये 1 को हम अलग लिख देंगे, इसको मान लेंगे q। तो ये हो गया 4q + 1, है ना। अब ये q यहाँ इतना मान लिए, ये q यहाँ इतना मान लिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये कांस्टेंट है, ये संख्या है, तो मान लेंगे, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब 2 ले लें, 4m + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है। ये हो गया 16m² + 4 + 16m। अब देखिए इन तीनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिए, 4m² + 4m + 1, या इसको हम 4q कर दें, जहाँ q बराबर 4m² + 4m + 1। अब एक लास्ट है x², इसका निकाल लें 4m + 3 के लिए, तो ये हो गया 16m² + 9 + 24m। हमको देखिए 4 कॉमन लेना है, हमको 4 कॉमन चाहिए, तो यहाँ से तो मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, इसमें से डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम अगर इसको इस तरह से बना दें, जैसे 16m² + 24m + 8 + 1, अगर ऐसे कर दें तो हमको 4, अब यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा, 4m² + 6m + 2 + 1। तो यहाँ पर इसको अगर q माने तो हमको मिल जाएगा 4q + 1, जहाँ q = 4m² + 6m + 1, है ना। अब अगर कहीं जैसे देखिए हमने इसका भी वर्क किया, इसका भी वर्क किया, इसका भी वर्क किया, इसका भी वर्क किया, जब इसका वर्क किया तो हमको 4q मिला, इसका वर्क किया तो 4q + 1 मिला, इसका जब वर्क किया तो 4q मिला, और इसका जब वर्क किया तो 4q + 1 मिला। तो अतः 4q और 4q + 1 के रूप का होगा। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो कह रहा है कि n का क्या कोई ऐसा मान है जिसको 4 पावर n में अगर रखें तो इसका मान 0 पर समाप्त होगा। मान लेते हैं कि 0 पर समाप्त होगा। अगर 0 पर समाप्त हो गया तो जो अंक मिलेगा वो 5 से कट जाएगा, क्योंकि कोई भी शून्य वाली संख्या जो इकाई पर शून्य है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, वो 5 से निश्चित रूप से कटेगी। तो ये अगर कहीं 4 पावर n में n का मान रखने पर 0 पर समाप्त होता है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये हो गया कि उस संख्या का अगर हम गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में 5 मौजूद होगा, है ना। 5 जो है इसके गुणनखंड में मौजूद होगा। तो अच्छा चलिए देखते हैं 4 पावर n का गुणनखंड करें। तो यहाँ पे हो गया 2 × 2 पावर n, ये क्या हो जाएगा 2 पावर 2 पावर n, यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 2n। अब इसमें देखिए कहीं पर भी 5 नहीं है, इसका मतलब कि n के किसी भी मान के लिए 4 पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसमें
कहीं पर भी 5 नहीं है, अतः n के ठीक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही पूछ रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको लगता है कि अक्सर करके परीक्षा में आता रहता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, दिखाना है, इसका हम सॉल्यूशन दिखा दें। √3 को हमको दिखाना है कि अपरिमेय है, तो हम किसी तरह से ये दिखा दें कि ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय है। तो परिमेय नहीं है दिखाने के लिए हमको पहले मानना पड़ेगा कि परिमेय है, फिर बाद में हम दिखाएंगे कि परिमेय नहीं है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप की होती है और p और q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। कहने का मतलब कि जैसे 3/6 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये भले ही p/q के रूप का है क्योंकि ये अभी कट रहा है। देखिए हाँ, 1/2 ये परिमेय संख्या हमको इसको कहेंगे, ठीक है ना। ये इसको रेशनल नंबर बोला जाता है, भिन्न की संख्या बोली जाती है, p/q का फॉर्म बोला जाता है। लेकिन परिमेय की बात करेंगे तो हम इसमें जो उभयनिष्ठ है उसको काट करके इसको मतलब एकदम सबसे न्यूनतम रूप में हो, उसके बाद वो किसी संख्या से कटे ना, तो परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना a b पूर्णांक है, a b पूर्णांक है तथा √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 बराबर परिमेय संख्या, a b पूर्णांक है और एक चीज़ और इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा, जहाँ b ≠ 0। ठीक है, ये कर दें। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर a/b, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस तरह का सवाल हमने जो एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत विधिवत बताया है, वर्क करने पर। तो यहाँ हो गया 3, इधर हो गया a/b का होल स्क्वायर, मीन्स 3 = a²/b²। तो b² बराबर क्या होगा, b² बराबर a²/3। अब यहाँ पर देखिए b² का मान a²/3 है और a² में 3 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब कि a² 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है। जब a² 3 से विभाज्य होगा इसका मतलब कि a भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a² 3 से, भाई इसमें a² में 3 का भाग दिए तो एक मान आ गया b², इसका मतलब कि a² में 3 का भाग चला गया होगा, है ना, शेष की कहीं बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि a² में 3 का भाग गया और आंसर आ गया b²। इसका मतलब a² 3 से कट रहा है, वही लिख रहा हूँ। चूँकि a² 3 से विभाज्य है अतः a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना। और जब a 3 से विभाज्य होगा तो a का मान 3 के गुणक के रूप में होगा, यानी कि हम अतः अब देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ कर दिया, a 3 से कट रहा है, अतः a बराबर 3p। a जो होगा 3 के गुणक वाली एक संख्या होगी, क्योंकि a² और a 3 से कट रहा है तो 3 के गुणक हो गए, तो a का मान रख दे इसमें,
यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 कर दें इसको। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बी स्क्वायर बराबर 3p का होल स्क्वायर बटे में 3, या बी स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर बटे में 3, ये ऐसे काट दें इसको। अब यहाँ पर 3 को अगर नीचे ला दें तो बी स्क्वायर बटे 3 बराबर पी स्क्वायर। कहने का मतलब कि बी स्क्वायर में जब हम 3 का भाग दिए तो आंसर आ गया पी स्क्वायर। ये बताता है कि बी स्क्वायर 3 से कट रहा है, 3 से विभाज्य है। जब बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब बी भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ ए भी 3 से विभाजित हो गया, ए भी 3 से विभाजित हो गया, बी भी 3 से विभाजित हो गया। कहने का मतलब कि ए और बी में 3 कॉमन है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो इसका मतलब ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं रह गया। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए और बी दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, अतः ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः ए बटे बी अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बस यही दिखाना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय वाले में अगर कहीं ऐसे कह दे, आपसे पूछ दे कि बताइए कि ये अपरिमेय है, तो इसको मान लीजिए कि ये परिमेय है ना, मान लीजिए कि परिमेय है और लास्ट में दिखा दीजिए कि ये परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर माना ए बी पूर्णांक है तथा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम अब परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 + 2√5 बराबर ए बटे बी पूर्णांक है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दें, b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करने, ये अंडर रूट वाले को एक साइड में हमको रखना है और बाकी को दूसरी तरफ। तो 3 को उधर ले जाएं, 2√5 = a बट्टा b -3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 2 अभी √5 के साथ जो है 2 अभी लगा हुआ है तो इसको भी भेज दें, बटे में जाएगा। इधर केवल √5 बचे, बस ऐसे हमको करना है। जैसे √5 हो, √7 हो, √3 हो, जो भी हो अंडर रूट में केवल वही हो, उसके साथ और जितने भी हों गुणा भाग में सबको उस साइड में भेज देंगे नियमानुसार। तो यहाँ पर हो गया a बट्टा 2b -3 बट्टा 2। अब देखिए a और b हमने पूर्णांक माना है,
तो जब a और b पूर्णांक हैं, जहाँ कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे a b पूर्णांक है, ये हमने यहाँ पे माना a b पूर्णांक है। तो जब a b पूर्णांक है तो इसका मतलब ये टोटल, अतः यहाँ पूरा हम लिख देंगे a/2b माइनस 3/2 एक पूर्णांक होगा, अतः एक परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक होगा तो इसका मतलब कि अतः एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। चलिए, अब इधर का मान ये परिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पर √5 बराबर हमको मिल गया परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम लोग जब सिद्ध किए हैं तो √5, √3, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु यह √5 एक अपरिमेय संख्या है का विरोध करता है या विरोधाभास है, विरोध करता है। अब देखिए, ये भले ही विरोध करे, कहे कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं, ये सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भले ही परिमेय कहे, लेकिन ये सत्य है, तो इसके आधार पर हम इसको अपरिमेय कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय तो सारे मिल जाएंगे, तो ये अपरिमेय हो जाएंगे, का विरोध करता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2m × 5n के रूप में लिखिए, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण से इतर, यानी कि ऋण से हटके, तो धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। वास्तविक विभाजन का मतलब बिना भाग दिए, ऐसा नहीं कि 5000 लिख दिए फिर 257 का भाग देते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले हमको ये कंडीशन पूरा करें, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड के लिए हम 5000 2 से करेंगे तो 2500, फिर 2 से करेंगे तो 1250, फिर 2 से करेंगे तो 625, अब 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और 1। कहने का मतलब कि 5000 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2⁻³ × 5⁻⁴। एक ये कंडीशन हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन के 257 में 5000 का भाग देना है।